नमस्कार दोस्तों, मैं अवनीश कुमार मिश्रा आप सभी का पुनः अपने चैनल ज्ञानपुर में स्वागत करता हूं। वर्णमाला जो क्लास चल रही है हमारी, पिछली कक्षा में मैंने वर्णमाला आपको बताया। वर्ण क्या होते हैं, अक्षर क्या होते हैं, किसे कहते हैं, फिर स्वर और व्यंजन के बारे में भी कुछ बताया। आज हम वर्णमाला के प्रकार, क्योंकि मैंने कल पहला मेरा चैनल का दिन था और पहली क्लास थी, तो मैं आप सभी को ज़्यादा चीज़ें न बताते हुए थोड़ा सा बता के बस ड्रॉप किया था। लेकिन आज वर्णमाला के मैं प्रकार को आपको बताऊंगा कि हिंदी वर्णमाला में कितने प्रकार होते हैं। टाइप्स ऑफ अल्फ़ाबेट। हिंदी व्याकरण में वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। हिंदी व्याकरण में वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है, सभी जानते हैं। स्वर यानी वॉवेल और व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट। स्वर और व्यंजन हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। पहला स्वर, मैंने आपको स्वर को बताया था कि जो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण या बिना किसी बाधा के बोले जाने वाले वर्ण क्या कहते हैं, स्वर कहलाते हैं, यानी वॉवेल कहलाते हैं। जो बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के जो वर्ण बोले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। अब इसमें आगे ही हम बताना था कि स्वर के प्रकार कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ वॉवेल। तो मात्रा या उच्चारण समय के आधार पर स्वर तीन प्रकार के होते हैं। मात्रा कह लीजिए या उच्चारण समय, मतलब कहें तो उच्चारण समय के आधार पर स्वर तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत समय माने बहुत मतलब कम समय लगता है, अर्थात एक मात्रा का समय लगता है। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत समय कम समय अर्थात एक मात्रा का समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। अ ई उ। दीर्घ स्वर दूसरा आता है इसमें, दीर्घ स्वर। इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दो गुना अर्थात दो मात्रा का समय लगता है। मतलब ह्रस्व स्वर से इसमें दो गुना समय लगता है, अर्थात कहने का अर्थ है कि दो मात्रा का समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ ई उ री ए ऐ ओ औ, ये क्या है, दीर्घ स्वर है। और पुलुप्त स्वर, आज क्या है कि हिंदी जो व्याकरण है उसमें से पुलुप्त स्वर को धीरे धीरे गायब ही हो रहे हैं। तो तीसरा है पुलुप्त स्वर, जिसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है। ह्रस्व स्वर सबसे कम, दीर्घ में उससे थोड़ा सा ज्यादा है, दो मात्रा का। और पुलुप्त में क्या होता है, दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है, अर्थात तीन मात्रा का समय लगता है, इसलिए इसे त्रिमासिक स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? त्रिमासिक स्वर भी कहते हैं। जैसे ओम, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, ओम। और अब आगे देखते हैं, ये क्या था, ये हमारा था, अभी तक हम स्वर को प्रकार के बारे में जान रहे थे। अब जीभ के आधार पर हम जानेंगे कि स्वर जीभ के आधार पर कौन कौन से होते हैं। जीभ के उपयोग के आधार पर कि जीभ कैसे उपयोग करती है और कहाँ पे कौन से स्वर की उत्पन्न होती है, कौन से स्वर कहाँ से बोले जाते हैं। तो जीभ में तीन भाग होते हैं, अग्र, मध्य और पश्य। एक अग्र भाग, एक मध्य भाग और पश्य भाग। तो अग्र स्वर का आगे वाले भाग में कहते हैं अग्र स्वर। अग्र स्वर, इसके उच्चारण में जीभ का अगला भाग कार्य करता है। जो जीभ का अग्र भाग होता है, आगे का भाग होता है, उसमें अग्र भाग कहते हैं। इसमें आगे का ही भाग कार्य करता है। इसमें देखिए, बोल के देखिए, ई ई ए ऐ, इसमें क्या हो रहा है, आगे के जो हमारी जीभ है वो कार्य कर रही है। दूसरा होता है मध्य, जीभ के मध्य स्वर। मध्य से आवाजें निकलती है, मध्य से जो अक्षर निकलते हैं उसे कहते हैं मध्य स्वर कहते हैं। इनके उच्चारण में जीभ का मध्य भाग कार्य करता है। इनके उच्चारण कौन सा, जीभ का मध्य भाग। जैसे देखिए, जीभ के मध्य भाग में एक ही आता है अ, देखिए जीभ के बीच से मुड़ रही है अ। और तीसरा इसका है पश्च स्वर, जो पीछे से ध्वनियां उत्पन्न होती हैं, जो पीछे से भाग से हम बोलते हैं, उसे पश्च स्वर कहते हैं। इनके उच्चारण में जीभ का पिछला भाग कार्य करता है। इनके उच्चारण में जीभ का पिछला भाग कार्य करता है। जैसे बोल के देखिए, आ उ ऊ ऊ
जब आप अच्छे से बोलेंगे तो क्या होगा, पीछे पिछला हिस्सा जो है वो कार्य करता है। फिर नेक्स्ट पार्ट है इसका, देखिए मुख खुलने के आधार पर, मुख खुलने के आधार पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ देता है कि मुख खुलने के आधार पर स्वर कितने प्रकार होते हैं, जीभ के उपयोग के आधार पर स्वर कितने प्रकार होते हैं। सब टेट सीटेट पुलिस आदि सभी परीक्षाओं में लगभग लोग पूछी जाती है। मैक्सिमम चीजें तो टेट सीटेट में भी देखी जाती हैं हर बार की परीक्षाओं में। तो नेक्स्ट अगला पार्ट है इसका कि मुख खुलने के आधार पर देखते हैं, मुख खुलता है, एक विवृत होता है, एक अर्ध विवृत होता है, एक समवृत्त होता है, एक अर्ध समवृत्त। इससे काफी बार मैंने देखा है, मैंने कई बार एग्जाम में, कि ये जो मुख खुलने के आधार पर है, जो मुख खुलने के आधार पर ये कई बार पूछता है। विवृत पूछ देता है, विवृत स्वर किसे कहते हैं, बच्चों को पता ही नहीं विवृत स्वर। विवृत स्वर से कहते हैं जिनके उच्चारण में मुख पूरा खुलता है। विवृत, विवृत माने जो मुख है पूरा वृत्त में पूरा खुला हो। तो मुख उच्चारण में जो उच्चारण करते हैं उसमें मुख क्या हो, पूरा खुला होता है। जैसे बोलिए आ, देखिए पूरा मुख खुला, तो ये क्या है, विवृत है स्वर में। अर्ध विवृत क्या है, जिन उच्चारण में मुख आधा खुलता है। देखिए कई सारे उच्चारण जब करते हैं तो किसी में पूरा खुलता है, किसी में आधा खुलता है। तो अर्ध विवृत में जिस उच्चारण में मुख आधा खुलता है उसे क्या कहते हैं, अर्ध विवृत कहते हैं। जैसे ओ, आए, आओ, क्या है, अर्ध विवृत है। अब देखिए विवृत तो जान गए, विवृत मतलब पूरा खुलना मुख का, और अर्ध विवृत माने आधा खुलना। अब आता है समवृत्त। समवृत्त क्या होता है, जिनके उच्चारण में मुख द्वारा लगभग बंद हो रहता है, जिनके उच्चारण मुख द्वार क्या होता है, लगभग बंद रहता है, उसे हम समवृत्त कहते हैं। ऐसे नहीं कहते वो समवृत्त है। अर्ध समवृत्त जिसके उच्चारण में मुख द्वार लगभग आधा बंद होता है। तो देखते रहते हैं, कहिए ए, ओ, देखिए मुंह तो द्वार बंद है, हल्की हल्का सा खुल रहा है, इनके उच्चारण इनके प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा ही खुल रहा है, ए, ओ आदि। इसी प्रकार से हम इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि मुख खुलने के आधार पे चार होते हैं, विवृत्त, अर्धवृत्त, समवृत्त और अर्धसमवृत्त। जीभ के प्रयोग के आधार पर भी जीभ के प्रयोग के आधार पर तीन होते हैं, अग्र, मध्य, पश्च। जब जीभ पे पूछे तो भाई जीभ को आप सोच लीजिए, जीभ में तीन ही भाग होते हैं, अग्र, मध्य, पश्च। उसी हिसाब से देख लीजिए कौन सी स्वर कहाँ से उत्पन्न हो रहे हैं, कहाँ से बोल कर चेक कर लीजिए, ऐसे भी चेक कर सकते हैं। और इसको आप लोग नोट भी कर सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। और हाँ, यही बताना चाहूंगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक भी करते रहे, देख रहे हैं तो, क्योंकि लाइक का तो पैसा लग नहीं रहा है, क्योंकि आपके लाइक के द्वारा ही मुझे क्या होता है, मुझे मोटिवेशन मिलेगा भाई, कि लाइक मिलेगा तभी तो और सारे वीडियो आपके बीच में जल्दी से जल्दी लेके आऊंगा कि मेरे भाई मेरे दोस्त इंतजार कर रहे हैं मेरे अगले वीडियो का। ठीक है, आइए। तो जीभ के प्रयोग के आधार पर तीन, मुख खुलने के आधार पर चार। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, होठ के आधार पर। देखिए वोट, वोट होता है जो हमारे भी वोट है, होठ, होठ के आधार पर दो होती हैं स्वर, होठ के आधार पर दो तरह से बोली जाती हैं होठों पे। अवृत्तमुखी, अवृत्तमुखी और वृत्तमुखी। अवृत्तमुखी क्या होता है, जिनके उच्चारण में ओठ गोलाकार नहीं होते, ओठ गोलाकार नहीं होते, जो हमारे होठ होते हैं गोलाकार नहीं होते हैं अवृत्तमुखी में। अवृत्तमुखी में हमारे होठ क्या होते हैं, गोलाकार नहीं होते हैं। जैसे बोल के देखिए, ओ, आ, ई, ए, आए। देखिए क्या हो रहा है, इसमें जो हमारा ओठ है जहां तक कि फैल रहा है, बोल नहीं हो रहा है। लेकिन वृत्तमुखी दूसरा है, वृत्तमुखी जिनके उच्चारण में ओठ का मुख गोलाकार हो जाता है। जैसे बोल के ओ, आओ, उ, देख रहे हैं, जैसे बोल के देख, बोलने से फील हो जा रहा है कि उ, ओ, आओ। बोलने से क्या है, ओठ के हमारी क्या है, आकार दो तरह से। अब सोच लीजिएगा ओठ, भाई ओठ तो दो ही तरह से हो सकते हैं भाई, एक गोलाकार हो सकता है, एक गोलाकार नहीं हो सकता है, यानी पहला अवृत्तमुखी हो सकता है और दूसरा वृत्तमुखी। तो अवृत्तमुखी में देख लीजिए, सिंपल सी बात है, बोल लीजिए अ, आ, ई, उ, 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 तो किसमें वृत्तमुखी में, तो वृत्तमुखी में लिख देंगे उ, आओ, फिर ए, आए, ये तो आ जा रहा है अवृत्तमुखी में, उ, आओ, फिर वृत्तमुखी में। ऐसे ही वोट के आधार पर दो, अवृत्तमुखी और वृत्तमुखी। अगला भाग है मेरा इसका, नाक व मुख से हवा निकलने के आधार पर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नाक और मुख से हवा निकलने के आधार पर। नाक और मुख से हवा जो निकलती है उसके आधार पर स्वर कौन कौन से बोले जाते हैं और कहाँ से बोले जाते हैं। ये भी नाक और मुख के आधार पर दो होते हैं।
निर्नुनासिक, निर्नुनासिक थोड़ा सा टिपिकल नहीं, थोड़ा सा कठिन, थोड़ा सा निर्नुनासिक, निर्नुनासिक नाक और मुख के जो हवा निकलने का होता है, पहला निर्नुनासिक और दूसरा अनुनासिक। तो अनुनासिक तो लगभग बहुत लोग जानते होते हैं, लेकिन निर्नुनासिक को भी जानना आवश्यक है, जिनके उच्चारण में हवा केवल मुख से निकलती है, नाक से नहीं। जैसे कि बोलिए आ इ उ, तो क्या हो रहा है, हवा सिर्फ मुंह से निकल रही है, तो क्या हो गया ये निर्नुनासिक। और अनुनासिक क्या होते हैं, अनुनासिक जिनके उच्चारण में हवा मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है। बोल देखिए अंग, देखिए निकल रहा है अंग। तो ये सब जो अंग है, तो ये वाले जो वर्ण है तो ये अनुनासिक है। अगला देखते हैं क्या है। इसके बाद से स्वर के बाद से मेरा क्या आता है, व्यंजन, कॉन्सोनेंट्स। मैंने आपको बताया था कल कि स्वर की सहायता से जो बोले जाते हैं, क्या जो स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। फिर से रिपीट कर देता हूँ, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के आधार में, व्यंजन के उच्चारण में स्वर की ध्वनि निकलती है। व्यंजन उच्चारण क्या होती है, स्वर की ध्वनि निकलती है। स्वर की ध्वनि निकलती है कि नहीं, कोई भी बोलिए क ख, कोई बोले तो आएगा ही। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं, यही कोई पूछ दे आपसे व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, मतलब वही स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब देखना हमको है कि स्पर्श व्यंजन क्या। स्पर्श व्यंजन वे शब्द जो कंठ, होष्ठ, तालु, मूर्धा, दंत आदि स्थानों के संपर्क से बोले जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इन्हें हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्गीय व्यंजन। जो शब्द कंठ, ओष्ठ, ताल, मूर्धा, दंत आदि स्थानों से बोले जाते हैं, इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। जैसे क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग इत्यादि सब क्या है, स्पर्श व्यंजन है। तो कुल 5 वर्ग होते हैं। क वर्ग में क्या आता है, क ख ग घ अंग। च वर्ग में च छ ज झ इया। ट वर्ग में ट ठ ड ढ अड़ा। और त वर्ग में त थ द ध न। और प वर्ग में प फ ब भ म। ये क्या है, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होती हैं, जब बोली जाती हैं तो ये कंठ, होष्ठ, ताल, मूर्धा आदि, मतलब दंत से रगड़ खाकर या घर्षण करके निकलती हैं, स्पर्श करके निकलती हैं, इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इन्हीं को हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। तो कंठव्य व्यंजन, इसके बाद इसमें कंठव्य व्यंजन है। कंठव्य व्यंजन किसे कहते हैं, आइए जानते हैं। जिनके उच्चारण में केवल कंठ या गला का उपयोग होता है, जिनका उच्चारण कष्ट और निचली से होता है, उसे कंठव्य व्यंजन। जैसे मान लीजिए कंठ, जो हमारा गला का जो बीच का है, उसमें देखते हैं ना थोड़ा सा एक जो हाथ में लगता है ऊंचा ऊंचा सा भाग, वही वहां से कंठ स्टार्ट होता है। गले के बीच सेंटर से क्या कहते हैं, कंठ। कंठ और यानी गला से, गले के बीच से हमारी जो ध्वनियां उत्पन्न होती हैं वो क्या होती हैं, कंठ्य व्यंजन उत्पन्न होती हैं। जैसे क वर्ग, और क वर्ग में क ख ग घ अंग। देखिए क्या है, क ख ग घ अंग। ये जो बोल रहा है इसको हम, तो कहाँ से आवाज आ रही है, गले से आवाज आ रही है। स्वर अ आ कहाँ से आ रही है, स्वर में 2 अ और आ, ये कहाँ से आ रही है, कंठव्य व्यंजन से आ रही है। तो पहली लाइन का क वर्ग और स्वर में अ और आ, ये क्या है, कंठव्य व्यंजन है। इनको आप भी कंठस्थ कर लीजिए। कंठव्य व्यंजन को पूछ देता है एग्जाम में कि कंठव्य व्यंजन कौन से हैं। अगला है तालव्य व्यंजन। तालव्य में तालु, जीभ और तालु, यानी तालु और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले व्यंजन, जीभ के मोटे वाले भाग और तालु के स्पर्श से बोले जाने वाले तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। इसको समझ के देखिए, जैसे उदाहरण समझेंगे और अच्छे समझ आएगा। जैसे च वर्ग है, देखिए च बोलिए, च छ ज झ इया। तो बोल रहे क्या हो रहा है, तालु से जीभ का क्या हो रहा है, संपर्क हो रहा है। जीभ का संपर्क किससे हो रहा है, तालु से संपर्क हो रहा है। जब जीभ का संपर्क तालु से हो, तालु के द्वारा टच करें और उसके द्वारा बोला जाए, तो वो क्या होता है, तालव्य व्यंजन। इसमें स्वर होते हैं, देखिए स्वर भी है इसमें, ई, और इसमें
ये य और बड़े वाले स भी आते हैं। मूर्धन्य व्यंजन क्या होते हैं? मूर्धा और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले व्यंजन को मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। या जीभ के पतले भाग और तालु के आगे भाग से स्पर्श से बोले जाने वाले व्यंजन को मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। जैसे ट वर्ग इसमें आता है, तो देखिए कहाँ टच कर रहा है हमारे जीभ, ट, ठ, ड, ढ, अड़, री, र और ये पेट खगुआ वाला श। ये कहाँ से हो रहा है? टच कहाँ से हो रहा है? ये मूर्धन्य से टच हो रहा है। मूर्धा और जीभ के स्पर्श से मूर्धन्य व्यंजन की उत्पत्ति हो रही है। और ये अंत है दंतव्य व्यंजन। दंतव्य व्यंजन में क्या होता है? दांतों के प्रयोग से बोले जाने वाले वर्ण को दंतव्य व्यंजन यानी दंतव्य कहलाते हैं, जो दांत के द्वारा बोले जाते हैं। इसमें देखिए कौन कौन से हैं, अर्थात जो दांत और जीभ की संपर्क से बोले जाते हैं दंतव्य व्यंजन कहते हैं। जैसे प वर्ग तो लिखिए प, फ, ब, भ, म। क्या हो रहा है इसमें? ये इसमें दांतों का और सॉरी थोड़ा सा मिसप्रिंट लिखा गया है। दंतव्य व्यंजन में दांतों के प्रयोग से तो बोले जाते हैं, लेकिन दंतव्य में क्या आएंगे? प वर्ग नहीं आता है उसमें। उसमें क्या आता है? कौन सा वर्ग? उसमें त वर्ग आता है। त जैसे बोल के देख लीजिए, त, थ, द, ध, हाँ। इसको बोलने में क्या हो रहा है? इसमें आ रहा है, कौन से आ रहे हैं? इसमें दांतों से, जीभ का संपर्क सीधे दांतों से हो रहा है, तो इसे हम दंतव्य व्यंजन कहेंगे। और ये जो उसके बाद ओष्ठ व्यंजन जो होते हैं, ओष्ठ व्यंजन में आएंगे जो जिनका संपर्क दोनों ओठों से हो, उसको हम ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। ओष्ठ व्यंजन में आएगा प, फ, ब, भ, म, ये आएगा यहाँ पे। अगला आते हैं अंतस्थ व्यंजन। अब अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? इनके उच्चारण में जीभ, तालु और दंत ओष्ठ पर परस्पर स्पर्श होता है, लेकिन पूर्ण स्पर्श नहीं होता है, उसे हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। स्पर्श तो होता है सबसे, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं होता है, इसीलिए हम अंतस्थ कहते हैं। जैसे य, र, ल, व, य, र, ल, व, एक फ्लो में है य, र, ल, व। ये क्या है? हमारे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन याद कीजिए, य, र, ल, व, य, र, ल, व। य और र को अर्ध स्वर भी कहते हैं, अर्ध स्वर भी कहते हैं इनको। और अंतस्थ व्यंजन के बाद से व्यंजन में अब अंतिम व्यंजन का जो है प्रकार है ऊष्म व्यंजन। यहाँ पे व्यंजन ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों का उच्चारण में वायु मुख से किसी स्थान विशेष घर्षण करती हुई, रगड़ती हुई निकल जाती है, उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। मुख की जो वायु होती है स्थान विशेष से संघर्ष करती हुई निकल जाती है। जैसे देख लीजिए बड़े वाला सा ना, स, 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 ह, श, स, श, ह। गुड। र लुंठित व्यंजन कहलाता है। इसमें जान लीजिए र जो हमारा है क्या है? लुंठित व्यंजन है। ल जो ल आता है पार्श्विक, इसके उच्चारण में वायु जीभ के पास से निकल जाती है। बोल के देखिए ल, 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 जीभ के पास से निकल जा रही है। तो फिर आप सभी को कैसा लगा मेरा क्लास दोस्तों? आज मैं स्वर और व्यंजन को काफी 2 वीडियो में अच्छे से आपको समझाया, और फिर आगे मैं अगली कक्षा को लेकर आऊंगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मैं ज्ञानपुर से अनुष्का मिश्रा आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मेरे वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।